मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी जेनेटिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट टेक्निक, यानी कि पशु प्रदर्शन सुधार की तकनीक। बेसिक बातें पढ़ ली थी। उसके बाद में अपने पढ़ा था भी जो गोवंश की देसी नस्ल है, गोवंश की जो देसी नस्ल है उसके ह्रास के कारण पढ़े थे अपने। जैसे विदेशी नस्लों पर अधिक जोर, कृषि में बदलाव, तकनीक विकास या टेक्निक में बदलाव, अर्थव्यवस्था में बदलाव, आपदाएं, ये कुछ पढ़ी थी अपने जो देसी नस्ल के ह्रास के कारण पढ़े थे। अब आज पढ़ते हैं आगे अपने जो देसी नस्लों को संरक्षित करना, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्रीड, यानी कि जो देसी नस्ल है उनकी जो संवर्धन है या उसको कह सकते हैं अपने कंजर्वेशन, यानी कि इम्प्रूवमेंट। तो देसी नस्लों को संरक्षित कैसे करना है, तो अपने आज कल तो ये पढ़ा था अभी ह्रास के कारण। आज अपने पढ़ रहे हैं विदेशी नस्लों को संरक्षित करना, कंजर्वेशन ऑफ इंजीनियस ब्रीड। तो आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी बेसिक बात कर लेते हैं कि गोवंश की विभिन्न देसी नस्लों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया, कंजर्वेशन नहीं किया गया, तो ये जो धीरे धीरे है विलुप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए किसी भी नस्ल का निम्नलिखित विभिन्न आधारों पर विश्लेषण आवश्यक है। संरक्षण तभी होगा जब इनका कोई विश्लेषण होगा। विश्लेषण कैसे? जैसे देसी नस्ल की प्राणियों की संख्या, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी अपने राजस्थान के अंदर कर लो या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये संख्या है। उसके बाद में उस नस्ल के उपलब्ध सांडों की संख्या, भी जो नस्ल है उसके जो उपलब्ध सांड है उनकी संख्या। नेक्स्ट है नस्ल में प्रजनन से संबंधित वर्तमान स्थिति, यानी जो नस्ल है उसमें जो अपने रिप्रोडक्शन या प्रजनन की क्या स्थिति है, क्या वो प्रजनन योग्य है या नहीं है। नेक्स्ट है नस्ल के संकरण के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाएं, क्या वो जो नस्ल है वो अपने क्रॉस कराने के लायक है या नहीं। ये तो कुछ विश्लेषण आंकड़े हैं। अब अपने इस प्रकार से विशिष्ट देसी नस्ल की उपलब्ध संभावनाओं को महत्ता ध्यान में रखते हुए नस्ल प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। तो दो प्रकार से हो सकता है, यानी कि अपने जो कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, वो जो देसी नस्ल उनका करना है। पहले उनके आंकड़े कुछ देश जो अपने विश्लेषण करना होगा कि कितनी देसी नस्ल है, कितने सांड है और प्रजनन स्थिति क्या है, क्या वो क्रॉस करने के लायक है या नहीं है। लेकिन ये जो इनका जो संरक्षण है वो दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत किसी विशेष नस्ल के प्राणी का, क्या कह रहे हैं, किसी विशेष नस्ल के प्राणी का विभिन्न फार्मों, पशुपालकों के व सरकारी प्रजनन फार्मों पर रख रखाव का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे नहीं है हर किसी पशु का, नहीं, कोई विशेष नस्ल है उसका क्या किया जाता है। कोई फार्म बने हुए हैं पशुपालकों द्वारा या कोई सरकारी फार्म है, वहाँ पर क्या क्या है, पशुपालकों की देख रेख में ही उनका क्या किया जाता है, सार संभाल उनकी की जाती है। उनके द्वारा ही पशुपालन किया जाता है। जो नस्लें जो आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है, और देखो अब पशुपालक ही करेंगे, चाहे वो फार्म में चाहे वो सरकारी आवास में, करेंगे कौन? पशुपालक। लेकिन पशुपालक दूर भागते हैं। जब कोई नई नस्ल का उनको बताया जाता है तो वो दूर भागते हैं, वो उनमें रुचि नहीं दिखाते। तो इसके लिए उनको मनाना भी बहुत हार्ड होता है। वे नस्लें जो आर्थिक रूप से लाभप्रद नहीं है उनके लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना भी बहुत मुश्किल है। मान लो नई नस्ल के बारे में जो पशुपालक है वो नहीं सुनते, वो पुरानी जो आ रही है नस्लों उनके बारे में उनका माइंड में एक साइकोलॉजी बनी हुई है, वही रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसके लिए उनको मनाना बहुत कठिन काम है। इसी कारण गोवंश को केवल उन्हीं दुधारू नस्लों के बारे में पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाता है जो पहले से स्थापित नस्लें हैं, यानी पहले से स्थापित नस्लें आ रही है। जैसे मान लो रट्टी है, थारपारकर है, कांकरेज है, नागौरी है, ये सुनी सुनाई नस्लें हैं। अगर नई नस्ल की बात करोगे तो जो ये ग्रामीण पशुपालक है ये दूर भागेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो इनका क्या है, जो अपने संरक्षण नहीं हो सकता। आवास से वो कोई प्राइवेट संस्था का है या सरकारी है, लेकिन वहाँ पर जो देख रेख होगी वो पशुपालकों के द्वारा होगी। उन्हें क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जो पहले से स्थापित सरकारी प्रजनन फार्मों पर भी उन्हीं स्थापित नस्लों को रखा जा सकता है जो बहुत ज़्यादा खतरे में है। सरकारी प्रजनन फार्म है, वहाँ पर उन्हीं नस्लों को रखा जा सकता है जो खतरे में, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार में है। इस प्रकार के संरक्षण में बहुत अधिक आर्थिक स्रोत, संसाधन, खाद्य पदार्थ, तकनीक व प्रबंधन कार्यकर्ताओं आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कार्यकर्ता भी होने चाहिए, खान पान के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, थोड़ा खर्चीला है ये।
कई बार यह लाभप्रद भी नहीं होता। इस प्रकार का संरक्षण करने के लिए पूर्व में संपूर्ण विश्लेषण आवश्यक है, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन करने से पहले इसका पूरा विश्लेषण करना आवश्यक है कि ये किया जाए या नहीं किया जाए। इसमें कई बार लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। नेक्स्ट है एक्स सीटू कंजर्वेशन, वो तो था इन, अब है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत किसी भी नस्ल का संरक्षण विशेष पद्धतियों द्वारा किया जाता है। वो तो क्या क्या है, खुद कार्यकर्ता करेंगे, मैनेजमेंट होगा, देख रेख होगी, न्यूट्रिशन होगा, पूरा कार्यकर्ता उसमें लड़के काम करेंगे। अब है नई टेक्निकों के द्वारा करना, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसके अंतर्गत किसी भी नस्ल का संरक्षण विशेष पद्धतियों द्वारा किया जाता है, जिससे हिमकर तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो बराठी है, थार पारकर है, अपने देसी गोवंश है, मान लो वो उसकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है या वो संख्या में घट रही है, तो एक तो अपने इन सीटू खाता टेक्निक, एक दूसरी है एक्स सीटू। उसके अंतर्गत क्या होता है कि नस्लों के संरक्षण के लिए क्या है, अलग अलग टेक्निक अपनाई जाती है। पहली टेक्निक क्या है, हिमकर्त तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निम्न पद्धति अपनाई जा सकती है, जैसे जमे हुए हिमकर्त वीर्य का परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है अंडों का परीक्षण, भ्रूण एम्ब्रियो का परीक्षण, अंडाशयों का परीक्षण तथा भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का परीक्षण आदि। ये नई नई टेक्निक है जिनके द्वारा अपने क्या है, इनकी जांच या परीक्षण किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न नस्लों को उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हिमकृत करके परिरक्षित किया जा सकता है। इन कार्यों में विभिन्न सरकारी या गैर सरकारी निजी संस्थाएं संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो दो टेक्निक बताई थी मैंने, एक तो इन सीटू थी, एक एक्स सीटू थी। एक्स सीटू के अंदर टेक्निकों का प्रयोग किया जा सकता है, इनके अंडों का परीक्षण, भ्रूण का परीक्षण और जो अपने अंडाशयों का परीक्षण, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं का परीक्षण करके जो देसी नस्ल है उनको संरक्षित किया जा सकता है। दो तरीके थे। अब यह इन सीटू कंजर्वेशन की तुलना में अधिक बेहतर है, सुविधाजनक व कम लागत वाला तरीका है, जिसमें प्राणी के अनुवांशिक पदार्थ या स्रोत को संग्रहित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संग्रहित यानी कि स्टोर किया जा सकता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में काम में लिया जा सकता है। तो ये आप देख ही रहे हो आजकल ये जो नई नई टेक्निक चल रही है, इसमें ये जो सारा है, ये अपने जो भी बताया मैंने सारी चीज़ हो रही है अभी नई टेक्निक में। किसी भी प्राणी का वर्णन, अब देखो, अगर किसी भी प्राणी का वर्णन उसकी दिखावट, बनावट या कार्य करने की योग्यता या क्षमता या दोनों मिले जुले रूप द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार हम किसी भी प्राणी के गुणों की व्याख्या करते हैं। ये बात अपने बहुत बार कर चुके हैं। मान लो कोई जानवर है, कोई पशु है, उसकी बाहरी संरचना, बनावट, जैसे उसका वेट, रंग, उसका आकार हो गया, ठीक है, और ऐनों की जो स्थिति है वो होगी, यानी बाहरी बनावट के आधार पर अपने जो करते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। इस प्रकार हम किसी भी प्राणी के गुणों की व्याख्या करते हैं, जिसे देखा है मापा जा सकता है, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है जिस हिसाब से अपने को अपने उनकी बाहरी लक्षणों के आधार पर करते हैं, वो फिनोटाइप होता है। अब ये कह रहे हैं किसी भी प्राणी के गुण निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं। कोई भी प्राणी है, मान लो उसके गुण दो प्रकार के हैं। पहला गुण जिसे कहते हैं दृश्य गुण, ऑब्जरेबल ट्रेट, दृश्य गुण जो अपने को सामने दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जरेबल या दृश्य गुण। ये वे गुण होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देखकर आकलन कर सकते हैं, देखने भर में दूसरे प्राणियों की तुलना कर सकते हैं। दृश्य गुण, ऑब्जरेबल ट्रेट्स, यानी कि जिन्हें अपने देखकर और प्राणियों के अंदर तुलना कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आकार है, रंग है, बॉडी वेट है, ठीक है। तो इस तरह से ऐनों की बनावट है, तो ये अपने बाहरी या दृश्य गुण है। नेक्स्ट है माप्य गुण, मेजरेबल ट्रेट्स, माप्य गुण। माप्य गुण का मतलब होता है, जिससे शब्द से पता चल रहा है मापना, यानी कि कोई ऐसी टेक्निक के द्वारा उनको मापना। लेकिन जो दृश्य गुण उनको माप पा रहे हैं, सिर्फ देख ही तो रहे हैं। ये वे गुण होते हैं जिन्हें किसी मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है, मापक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। अब दुग्ध उत्पादन है, क्या आपने उनको दृश्य देखकर बता सकते हैं इसके इतना दूध? नहीं, वो तो अपने दुग्ध उत्पादन है, जो दूध मापने वाला जो यंत्र है, जैसे लीटर से मापते हैं, भाई इतने लीटर हो गया, तो ये माप्य गुण है। शरीर भार, क्या अपने बॉडी वेट है जो देख कर बता सकते हैं, वो एक आइडिया लग सकता है, लेकिन ये माप्य गुण है जो अपने वेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है चाल, गति, लंबाई, ऊंचाई, ये क्या है, माप्य गुण है जिनको मापा जा सकता है। तो ये क्या करे, अभी किसी के प्राणी के गुण हैं, ये किसी भी प्राणी के गुण है, दो प्रकार के गुण हैं, एक तो माप्य गुण है, एक दृश्य गुण है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, किसी भी गुण के कई अन्य उपगुण प्रकार भी हो सकते हैं। मान लो कोई रंग है, तो ये गुण हो गया, लेकिन इस गुण के भी आगे उपगुण हो सकते हैं। कैसे? अलग अलग रंग,
कलर है वो तो हो गया गुण, लेकिन अलग अलग प्रकार के नाम होना ये उपगुण है। किसी भी गुण के कई अन्य उपगुण प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे रंग कई तरह के हो सकते हैं, शरीर भार विभिन्न हो सकते हैं, आकार भी कई प्रकार के हो सकते हैं, आकार छोटा बड़ा ये हो सकता है, बॉडी वेट भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये क्या कई गुणों के उपगुण हैं। इससे आपसी मिश्रण से विभिन्न प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये जो सारा है बताया मैंने, कोई छोटा आकार कोई बड़ा आकार, किसी का रंग कोई है, इनके सभी मिश्रण से प्राणी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों के बहुत से प्रकारों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब ये अपने पता है फिनोटाइप क्या है, जो बाहरी गुण है जो अपने दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण प्रारूप है। इन गुणों को प्रकट करने के लिए बाद में बहुत बार बता चुका हूँ कि जो लक्षण प्रारूप है वो जो अपने को बाहरी रूप से दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण प्रारूप है, लेकिन वो प्रकट किसकी वजह से होते हैं, वो जीनोटाइप की वजह से परिवर्तित होते हैं। यानी कि जीन की संरचना में परिवर्तन के कारण ही वो लक्षण दिखाई दिए, तो क्या है वो लक्षण प्रारूप होते हैं जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो प्रकट किसकी वजह से हो रहे हैं, जीनोटाइप की वजह से। इन गुणों को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक पदार्थ विशिष्ट रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो लक्षण प्रारूप है उनको प्रकट करने के लिए विभिन्न जेनेटिक मटेरियल है, जो अनुवांशिक पदार्थ है वो उत्तरदायी होते हैं। अर्थात अनुवांशिक पदार्थ के विभिन्न विशिष्ट प्रकार या जीन प्रारूप विभिन्न गुणों के विशिष्ट प्रारूप, ये क्या कह रहे हैं भी जो लक्षण प्रारूप है वो अपने को दिखाई दिए, वो किसी जेनेटिक मटेरियल के जो है उस पर उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वो उत्तरदायी है जेनेटिक मटेरियल। कैसे, मान लो जीन है, जीन की संरचना में परिवर्तन हुआ, वो जो अपने को बाहर दिखाई दिया, तो जो लक्षण प्रारूप है वो जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। सीधी बात याद रखनी है। इसने क्या देखा है कि जीन के क्रम में परिवर्तन, तो बात तो एक ही आ गई। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ये लक्षण प्रारूप है वो होता किसकी वजह से है, जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन के कारण। किसी भी प्राणी के विशिष्ट गुणों के प्रकारों का प्रकट होना उस प्राणी के अनुवांशिक पदार्थ के विशिष्ट, किसी भी प्राणी के विशिष्ट गुणों के प्रकारों का प्रकट होना, विशिष्ट गुण लंबाई आकार कलर ये विशिष्ट गुण है, इनका प्रकट होना उस प्राणी के अनुवांशिक पदार्थ के विशिष्ट प्रकार तथा प्राणी के आसपास के वातावरण का सम्मिलित प्रभाव है। कैसे, तो मान लो कोई गाय भैंस है, कोई भी है, आपने उसके लक्षण प्रारूप देख लिया, कोई आकार का, कोई रंग का, कोई वेट का देख लिया लक्षण प्रारूप। वो लक्षण प्रारूप है वो किसकी वजह से प्रकट हुआ, जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है जीन की संरचना में या बनावट में परिवर्तन के कारण हो गया। एक तो जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन हुआ, दूसरा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट यानी वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा ही वो लक्षण प्रारूप है अपने प्रकट होता है या दिखाई देता है। दोबारा समझो, मान लो कोई भी जानवर है, क्या वो अकेला जीनोटाइप की वजह से आगे लक्षण प्रारूप तो कर देगा, क्या उनको वो इम्प्रूवमेंट कर लेगा, नहीं करेगा। वातावरण बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट, उनके साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होते हैं। तो क्या बनती है ये आगे डेफिनेशन, यानी कि बनती है आगे समीकरण अपनी पी का मतलब होता है फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप। ये बराबर किसके होता है, एक तो होता है जी का मतलब है जीनोटाइप, प्लस में होता है एनवायरनमेंट यानी कि जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा क्या होता है लक्षण प्रारूप प्रकट होता है या दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है। तो ये आपकी समीकरण बन जाती है P बराबर G प्लस E। P का मतलब होता है फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप, जो किसके द्वारा प्रकट होता है, G का मतलब होता है जीन की संरचना या बनावट में परिवर्तन प्लस एनवायरनमेंट यानी कि जीन की संरचना या बनावट का वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया है उस अंतःक्रिया करके क्या लक्षण प्रारूप प्रकट होता है। जहाँ P तो आपको मैंने बता दिया लक्षण प्रारूप है, G जीन प्रारूप है और E वातावरणीय प्रभाव यानी कि एनवायरनमेंट इफेक्ट है। तो ये आपको बाद में ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये जो आज अभी बताई है मैंने। लक्षण प्रारूप बाहरी गुण या लक्षण है उनको अपने लक्षण प्रारूप कहते हैं जो अपने को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिखाई किसकी वजह से देखे हैं, जीन की संरचना या बनावट या गुणों में परिवर्तन के कारण। और वो जो परिवर्तन होते हैं वो एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया के साथ जब उनकी क्रिया होती है तो ही वो जो लक्षण प्रारूप है वो आगे प्रदर्शित होते हैं। तो ये आपकी समीकरण बनती है P बराबर G प्लस E। P का मतलब होता है फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप, G का मतलब होता है जीनोटाइप प्लस E का मतलब है एनवायरनमेंट। तो ये आपको खास बात है ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं प्रजनन के विभिन्न तरीके। अब देखो मैंने प्रजनन के विभिन्न तरीके, प्रजनन का नाम आते हैं आपके दिमाग में, से बात हुई है ब्रीडिंग की रिप्रोडक्शन। प्रजनन किसे कहते हैं,
जब नर व मादा संतान उत्पत्ति के लिए मेटिंग करते हैं या संकरण करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के अलग अलग तरीके बताए थे मैंने, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, रेखीय ब्रीडिंग, ठीक है, बाह्य संकरण, ये प्रजनन के तरीके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रजनन के विभिन्न तरीकों के द्वारा प्राणियों की संतति का जीन प्रारूप परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप इस बात को मानते हो? भी अपने जिस टाइप का क्रॉस करवाएंगे, ब्रीडिंग करवाएंगे, उस हिसाब से जीन की संरचना में परिवर्तन होगा, और जीन की संरचना परिवर्तन होगा वो किस में जाएगा? संतति में जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं? प्रजनन के विभिन्न तरीके द्वारा प्राणियों में संतति का जीन प्रारूप परिवर्तित किया जा सकता है, जिसके कारण इस संतति का लक्षण प्रारूप परिवर्तित है। ये कह रहे हैं कि अपने अगर अलग अलग प्रजनन के तरीके अपनाएंगे, मान लो इनब्रीडिंग करा रहे हैं, इनब्रीडिंग आपको पता है निकट संबंधित होते हैं, उनमें अपने क्रॉस करवाएंगे तो जो संतति पैदा होगी, तो उनमें उन अकॉर्डिंग जीन परिवर्तन हुआ है वो लक्षण उसमें जाएंगे तो वो अपना लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करेगी, और अपनी जीन है उसकी संरचना में उनके अकॉर्डिंग ही परिवर्तन होगा। इसी के आधार पर नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसलिए इस बात का निर्धारण करना है कि कौन सा प्राणी श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ है, ये निर्धारण करना पड़ता है कि कौन सी नस्ल है जो सर्वश्रेष्ठ है, जो गुणों में उत्तम है, किसका क्रॉस करवाया जाए, ये तो ब्रीडर को ही निर्धारित करना पड़ेगा। केवल प्राणी के निर्धारक अर्थात पशु प्रजनक पर ही निर्भर करता है कि वह पशु प्राणी के किन गुणों विशेषताओं से संबंध रखता है। मान लो आप ये कुछ कर रहे हैं, यानी कि वो संतति परीक्षण कर रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी नस्ल ली जाए, किस नस्ल का क्रॉस करवाया जाए, किन गुणों को लेकर करवाया जाए, तो ये आप पर निर्भर करता है। गुण बहुत है, कोई दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में करवाता है, कोई नस्ल में, कोई रंग के, कोई बॉडी वेट में, तो अलग अलग विशेषताओं को ध्यान में रखकर करवाना पड़ता है। वह उन्हीं गुणों को महत्व देता है जो उसके लिए काम के होते हैं। कोई भी जीनोटाइप हमेशा प्राणी के स्थानीय वातावरण, प्रबंधन की पद्धतियों, प्राणी से संबंधित आर्थिक पहलुओं व उनकी आपसी अंतःक्रियाओं के अनुसार ही विशिष्ट प्रदर्शित करता है। ये देखो कितनी बढ़िया बात बताई है। भी ऐसे नहीं है कि मान लो कोई नस्ल है उसमें अपने क्रॉस कराया, जीन में परिवर्तन हो गया, ठीक है, जीन में परिवर्तन होगा, क्रॉस कराएंगे अलग अलग ब्रीड के मध्य, लेकिन वो निर्भर किस चीज़ पर करता है? वो निर्भर करता है आपके प्रबंधन पर, एनवायरनमेंट पर, खान पान पर। जितना अच्छा ये होगा उतना अच्छा ही फिनोटाइप होगा, यानी लक्षण प्रारूप होगा। तो ये देखो क्या कह रहे हैं, कोई भी जीनोटाइप हमेशा प्राणी के स्थानीय वातावरण, यानी कि प्राणी को जिस आप वातावरण में रख रहे हो, प्रबंधन की पद्धतियाँ, मैनेजमेंट किस तरह का कर रहे हो, प्राणी से संबंधित आर्थिक पहलुओं, यानी कि उसके आर्थिक पहलुओं को कितना महत्व दे रहे हो, वह उनकी आपसी अंतःक्रियाओं के अनुसार ही विशिष्ट फिनोटाइप प्राप्त होगा। ऐसे नहीं है ठीक है देसी जो भी अच्छी नस्ल ले ली उनमें क्रॉस करवाया, तो वो तो आपको पता ही है अलग अलग होंगे तो जीन में परिवर्तन होगा। 50% जीन से अलगता दिखाते हैं, 50% जीन क्या है उत्परिवर्तन तो होता है, अगली संतति में जाएंगे, लेकिन वो इन बातों पर निर्भर करते हैं। तो ये ध्यान में रखना। एक दूसरा प्रश्न है, किसी भी पशु प्रजनन के सामने यह भी होता है कि प्राणियों पशुओं का प्रजनन किस तरीके से करवाया जाए, ये आप पर डिपेंड करेगा। ब्रीडिंग के बहुत तरीके हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए, जिससे उत्पन्न संतति श्रेष्ठ भी नहीं हो तो कम से कम उसके माता पिता से बेहतर हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका संक्षिप्त अर्थ यह है कि प्रजनन की कौन सी विधि काम में ली जाए जिससे उस माता पिता के अनुवांशिक पदार्थ के समागम में इस प्रकार का जीनोटाइप संतति में प्राप्त हो जो वांछित उत्पन्न प्रकट। वो ये कह रहे हैं ये आपको ब्रीडिंग देखना भी, प्रजनन का कौन सा तरीका अपनाएं ताकि जो संतति प्राप्त होगी वो अपने माता पिता से कम अच्छी हो और गुणों में श्रेष्ठ हो। इस प्रकार पशु प्रजनकों के लिए पशु प्रजनन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है किसी को कहना भी बॉडी वेट का होता है भी इतनी वजन वाली होनी चाहिए पशु, कोई कहता है भी दूध इतना लीटर होना चाहिए, कोई कहना चाहिए भाई इसका कलर ये होना चाहिए। तो अलग अलग गुणों की विशेषता के आधार पर ये जो है इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन, किसी को मांस उत्पादन के लिए, कोई अंडा उत्पादन के लिए, कोई शारीरिक वृद्धि, कोई अनुसंधान के लिए, कोई नस्ल सुधार के लिए अलग अलग टारगेट हो। किसी भी नस्ल सुधार कार्यक्रम या पशु प्रजनन कार्यक्रम का उद्देश्य किसी प्राणी पशु की जीन संरचना या नस्ल को सुधारना नहीं होता। क्या कह रही है, नस्ल सुधार कार्यक्रम का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उनकी जीन या
नस्ल को सुधार रहे हो, नहीं उसके साथ साथ बहुत सारी गुण है, विशेषता है, उनमें भी ये परिवर्तन आता है। तो बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में।